To all the students of B.Ed first year, session 2019 to 2021, C2, Paper 2 और Chapter V2, नॉर्मेटिव विजन ऑफ इंडियन एजुकेशन, भारतीय शिक्षा का मानक उन्मुखीकरण, लेक्चर नंबर 10। इसमें मुख्य बिंदु है आर्थिक विकास। तो आर्थिक विकास का अर्थ पर पहले हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे। आर्थिक और विकास दो शब्दों से मिलकर के आर्थिक विकास शब्द बना है। आर्थिक शब्द जो है वह अर्थ से बना है। अर्थशास्त्र में अर्थ का अर्थ होता है धन। अर्थशास्त्र में दो क्रियाएं होती हैं, आर्थिक क्रियाएं और अनार्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जिनसे धन प्राप्त किया जाता है। अनार्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जिनसे धन प्राप्त नहीं होता है। तो आर्थिक विकास का अर्थ हुआ किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास से मतलब है कि राज्य के सकल घरेलू राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि। यहां पर एक चीज ध्यान देने लायक है कि किसी राष्ट्र का सकल घरेलू राष्ट्रीय उत्पाद यदि ज्यादा है, वहां के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा है, वे अपनी सभी आवश्यकताओं की समसामयिक आवश्यकताओं हो या मूलभूत आवश्यकताओं उसकी पूर्ति कर लेते हैं, तो उसको हम आर्थिक रूप से विकसित राष्ट्र कहते हैं। यदि कोई राष्ट्र ऐसा है जिसका जो सकल घरेलू राष्ट्रीय उत्पाद भले ही ऊंचा है, लेकिन उस राष्ट्र के नागरिकों का जीवन स्तर निम्न है, तो उसको हम आर्थिक रूप से विकसित राष्ट्र नहीं कहते हैं। किसी भी देश में रुपये का अवमूल्यन हो जाता है, डिवैल्यूएशन हो जाता है किसी कारणवश, लेकिन नागरिकों के जीवन स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है और वे अपनी सभी मूलभूत और सामयिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते हैं, तो अभी उस राष्ट्र को हम आर्थिक रूप से विकसित राष्ट्र कहते हैं। दूसरा प्रभाव इसमें है आर्थिक विकास में शिक्षा। दूसरी बिंदु है शिक्षा का आर्थिक विकास से अन्योन्याश्रय संबंध है। बिना शिक्षा का आर्थिक विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। शिक्षा आर्थिक विकास को कई रूपों में प्रभावित करती है। पहला, यह एक प्रकार का पूंजी निवेश है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। शिक्षा प्राप्त करने के लिए हम पूंजी निवेश करते हैं, जिससे राष्ट्र के उत्पादन में भी वृद्धि होती है और व्यक्ति जो उस शिक्षा में निवेश करता है उसको भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षतः लाभ होता है। दूसरा, शिक्षा द्वारा तकनीकी क्षेत्र में क्रांति लाई जा सकती है। प्रबंधन के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, अध्यापन के क्षेत्र में केवल शिक्षा ही है जिसके द्वारा क्रांति लाई जा सकती है। सी है ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि लाया जाना। शिक्षा के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि लाई जा सकती है। हम जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों का मुख्य पेशा कृषि है, पशुपालन है। तो जब समाज के लोग शिक्षा के क्षेत्र में आगे रहेंगे, शिक्षित रहेंगे, तो कृषि का उत्पादन भी अधिक होगा, कम भूमि में अधिक उत्पादन होगा और पशुपालन भी उन्नत किस्म का होगा, उससे भी फायदा होगी। उसके बाद है कार्य कुशलता में वृद्धि लाया जाना। शिक्षा यह है जो व्यक्ति को कार्य कुशल बनाती है। कार्य कुशलता होने से व्यक्ति की कार्य क्षमता बढ़ती है
और जब कार्य कुशलता और व्यक्ति कार्य क्षमता बढ़ेगी तो निश्चित रूप से उत्पादन भी होगा। प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग किया जाना नेक्स्ट पॉइंट है। जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, नदी है, पर्वत है, पठार है, मैदान है, जल है, वायु है, इस सब का हम कैसे किस ढंग से इसका हम सदुपयोग करें कि आने वाली पीढ़ी भी इसका फायदा उठावे, यह केवल शिक्षित व्यक्ति ही सोच सकता है और शिक्षित व्यक्ति से सोचने की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसको हम कहते हैं भूगोल की भाषा में सस्टेनेबल न्यूट्रिशन, पोषण। हम अपने भी उसका इस ढंग से उन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करें कि हम अपने भी लाभान्वित हो और हमारी आने वाली पीढ़ी भी उससे लाभान्वित हो। यह प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। नेक्स्ट है शिक्षा प्रत्यक्षता तथा परोक्षतः राष्ट्र के आर्थिक विकास में सहयोग करती है। प्रत्यक्ष रूप से भी आदमी पढ़ लिख कर अच्छा नागरिक बनता है, कुशल नागरिक बनता है, उसमें नैतिक मूल्यों, सामाजिक मूल्यों की वृद्धि होती है, परोपकार, सेवा, त्याग इत्यादि भावनाओं की वृद्धि होती है और परोक्षता भी फायदा होता है क्योंकि व्यक्ति भी पढ़ लिख करके एक उत्पादनशील और क्रियाशील नागरिक बनता है जिससे उसकी भी आर्थिक स्थिति, स्वयं की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है, समाज की सुदृढ़ होती है और अंततोगत्वा राष्ट्र की भी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है। नेक्स्ट है यह सामाजिक और आर्थिक विकास का संवर्धक है। शिक्षा जो है उससे आर्थिक विकास तो होता ही है, सामाजिक जीवन स्तर को भी यह ऊंचा उठाती है। किसी भी राष्ट्र के विकास में नेक्स्ट पॉइंट है इसके महत्व को मानव विकास सूचकांक से स्पष्ट किया सकता है जिसमें शिक्षा सूचकांक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अब है शिक्षा के सी पॉइंट। शिक्षा के 3 भेद होते हैं, सामान्य, विशिष्ट एवं सतत शिक्षा। समान शिक्षा उसको कहते हैं जो सामान्य शिक्षा हम लोग ग्रहण करते हैं महाविद्यालयों में, विद्यालयों और महाविद्यालयों में और उससे हम लोग कुशल नागरिक बनते हैं, योग्य नागरिक बनते हैं, वह सामान्य शिक्षा है। जैसे मैट्रिक, इंटर, बीए, एमए इत्यादि शिक्षा जो है यह सामान्य शिक्षा के अंतर्गत आती है। दूसरा है विशिष्ट शिक्षा। किसी विशिष्ट क्षेत्र में जब हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, जैसे कृषि के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, अध्यापन के क्षेत्र में, अध्यापन क्षेत्र में हुआ प्रशिक्षण, शिक्षक प्रशिक्षण, तो ये सारी शिक्षाएं जो हैं ये विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत आती है। तीसरा है सतत शिक्षा। शिक्षा जो है हम जानते हैं जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, पलने से लेकर कब्र तक, फ्रॉम क्रेडिल टू ग्रेव यह शिक्षा चलती रहती है, अंतिम सांस लेने तक शिक्षा अर्जित होती रहती है। शिक्षा एक विनियोग है, इन्वेस्टमेंट है। इससे क्या होता है कि बालकों की तत्कालीन तुरंत जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति होती है। दूसरा है शिक्षा व्यक्ति को अधिक कुशल बनाती है और अधिक धनोपार्जन के योग्य बनाती है, वो अधिक धन उपलब्ध करता है उचित माध्यम से। तीसरा है इसी के द्वारा हम ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में विश्व में जो इसका विकास हो रहा है इसकी हम जानकारी प्राप्त करते हैं और इसे अपने यहां लाकर लागू करते हैं। व्यक्ति के स्वयं की आय में वृद्धि, शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद व्यक्ति के स्वयं के आय में वृद्धि होती है। महात्मा गांधी ने कहा था कि शिक्षा को बेरोजगारी के विरुद्ध एक बीमा होना चाहिए। शिक्षा ऐसी हो जिसको प्राप्त करके व्यक्ति पढ़ लिख कर वह आत्मनिर्भर बन सके, स्वावलंबी बन सके, वह अपने परिवार पर या समाज पर या राष्ट्र पर बोझ नहीं हो, परावलंबी नहीं हो।
और जब व्यक्ति के स्वयं की आय में वृद्धि होती है तो इसी का 5वां बिंदु है राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होती है। राष्ट्र की आय भी आपसे आप बढ़ने लगेगा। आइए शिक्षा 5वां पॉइंट है, शिक्षा मानव मूलधन के रूप में। शिक्षा से मनुष्य को 3 प्रकार के लाभ मिलते हैं। एक है मानसिक संतुष्टि मिलती है, दूसरा है सामाजिक सम्मान मिलता है, तीसरा है आर्थिक लाभ मिलता है। आइए एक एक करके। मानसिक संतुष्टि इसलिए मिलती है कि व्यक्ति अध्यात्म की ओर अग्रसर होता है, वह जीवन के अंतिम लक्ष्य को समझने का प्रयास करता है, इससे उसको मानसिक संतुष्टि मिलती है। वह समझता है कि हम कहां से आए हैं, हमको इस धरती पर क्या क्या करना है, अब पुनः हमको लौट करके कहां जाकर मिल जाना है। यह बात, ये जो है, यह मानसिक संतुष्टि मिलती है आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा। दूसरा है सामाजिक सम्मान। विषय विशेष में जब विशिष्ट ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जैसे डॉक्टर बन जाना, मेडिकल, प्रशासन में IAS IPS वगैरह, न्याय, जज मजिस्ट्रेट वगैरह, अध्यापन, शिक्षक, प्रोफेसर, इंजीनियरिंग आदि, तो इस क्षेत्र में जब उसे विशिष्टता हासिल होती है, विशिष्ट ज्ञान मिलता है, तो उसको कहते हैं, उसमें उनको सामाजिक सम्मान मिलता है, ज्यादा सम्मान। तीसरा आर्थिक लाभ। आर्थिक लाभ में है कि जब डॉक्टर, मेडिकल, प्रशासन, न्याय, अध्यापन, इंजीनियरिंग में आदमी को जब विशिष्टता हासिल हो जाती है तो उसको आर्थिक लाभ प्राप्त होता है, जो उसको तीनों लाभ से उसका साक्षात्कार करा देता है। यानी उसे मानसिक संतुष्टि भी मिलती है, सामाजिक सम्मान भी मिलता है और अर्थ लाभ भी मिलता है। आइए, शिक्षा के प्रतिफल 3 प्रकार का होता है। तात्कालिक प्रतिफल, इमीडिएट रिटर्न्स, इसमें है कि इसका तुरंत लाभ व्यक्ति को मिलने लगता है, जैसे शिल्पकला, मूर्ति कला, मूर्ति बनाना, काष्ठ कला, बढ़ईगिरी, लौह कला, लुहारगिरी, और अन्य कारीगरी, जैसे हम दर्जी का सिलाई करना, मिट्टी का बर्तन बनाना, फूल पौधे लगाना, बागवानी करना, ये सब जो है इसका तुरंत लाभ व्यक्ति को मिलता है, उसमें इंतजार नहीं करना पड़ता है। इसीलिए इसको कहा गया है तात्कालिक प्रतिफल। दूसरा है अल्पकालिक प्रतिफल। अल्पकालिक प्रतिफल में आते हैं BA, BSc, पॉलिटेक्निक, BTech, CA, MCA, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट इत्यादि उत्तीर्ण कर लेना है। इन लोगों को जो है कुछ महीने, कुछ साल इंतजार करने पड़ते हैं, तब जाकर ये अर्थ लाभ के योग्य होते हैं। इसीलिए इसको कहा गया है शॉर्ट टर्म रिटर्न्स। तीसरा है दीर्घकालिक प्रतिफल, लॉन्ग टर्म रिटर्न्स। भौतिक लाभ की दृष्टि से उतना महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु जीवन के चरम लक्ष्य आत्मानुभूति को प्राप्त करने में सहायक है और अपरिमित लाभ देने वाला भी है। जैसे विज्ञान के क्षेत्र में न्यूटन, साहित्य के क्षेत्र में टैगोर, अभिनय के क्षेत्र में अमिताभ बच्चन इत्यादि जो हैं दीर्घकालिक प्रतिफल के सुंदर उदाहरण हैं। निष्कर्ष, विश्व में मानव सभ्यता एवं संस्कृति की प्रगति आज जहां तक पहुंची है या आगे भी जो है होने की संभावना है, जहां तक, वह केवल शिक्षा और शिक्षा के द्वारा ही संभव है। शिक्षा अगर हटा दिया जाए तो मानव और पशु में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि आहार, निद्रा, मैथुन ये सब कार्य पशु भी करते हैं। केवल शिक्षा ही है जो मानव को पशुओं से ऊपर उठाती है और विशिष्ट दर्जा प्रदान करती है।
कहा भी गया है, शिक्षा विहीन नर उस पशु के समान है जिसके पास न पूंछ है और न सींग है। धन्यवाद।